IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, हमने इससे पहले जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक एनसीईआरटी पढ़ा दिया है साइंस की, और ये क्लास 10th एनसीईआरटी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सारे चैप्टर को मैं एक एक करके पढ़ा दूंगा, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी अलग वीडियो बना के बताऊंगा, जिससे आपके चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए और यहाँ से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं और सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखना और समझने की जरूरत है। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा है, आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अगर आप देखिएगा, कभी कभी अगर हम जो है दूध को अगर खुला छोड़ देते हैं कमरे के तापमान पे, तो क्या होता है, तो कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और दूध फट जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र जो है वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाती है, तो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अंगूर का जो है किंडन हो जाता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और कहीं ना कहीं इनका संबंध साइंस से या जो है विज्ञान से जुड़ा होता है, जिन्हीं के बारे में हमें एक एक करके जानना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। मतलब यह हुआ कि सभी परिस्थितियों में, चाहे जितनी भी जो भी परिस्थितियां होती है, उनमें जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उनका जो है पहचान कुछ न कुछ क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो पहचान जो बदलती है उसके पीछे कारण क्या होता है, ये जानना जरूरी है। पदार्थ के भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली जो है कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा होगा, अधिकांश क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन कौन से भौतिक परिवर्तन होते हैं और कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक जब परिवर्तन होता है तो उसमें वस्तुएं अपने पुनः रूप में वापस नहीं आ पाती हैं। जैसे लोहे में अगर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कागज का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तब हम जो है क्या कह सकते हैं कि वस्तु वापस नहीं आती है और कहीं ना कहीं उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं का ही योगदान होता है, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, कुछ उदाहरण को देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है और कैसे उनको हम एग्जाम्पल के रूप में या उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक क्रियाकलाप को दिखाया गया है कि एक बर्नर में जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है, तो उसकी जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो है कांच ग्लास में इकट्ठा करना। तैयार है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है अगर उसको जलाया जाता है, ठीक है, वायु में, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जिसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। इसको अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। लिखा है यहाँ पे, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मतलब उसे जलाया जाता है और यह सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखना, जो मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो सफेद जो चूर्ण बनता है यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। याद रखना, मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसे जलाने से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है, इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। याद रखना, इसमें ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के जो है अभिक्रिया से जो है क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है कैसे बनता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में अगर देखें
तो लिखा है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन मतलब वायु की उपस्थिति में अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, जैसा ऊपर मैंने आपको बताया था, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर इसको हम संक्षिप्त में अगर लिखें, समझने का प्रयास करते हैं, तो याद रखना जो मैग्नीशियम होता है और ऑक्सीजन तो दो अलग अलग तत्व है। दोनों को अगर आपस में जब मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं अभिकरण कहते हैं, और उससे जो नया जो है वस्तु तत्व प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। इस चीज को हमें यहाँ समझना होगा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, शब्द समीकरण के अनुसार समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब क्रिया 1 में अगर 1.1 में देखा जाए तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब आपको चीज समझ में आ गया होगा रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं, तो उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होते हैं, ये सब चीजें हमें समझना जरूरी है, जिसे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया। और यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो एक उत्पाद है। अभिकारक क्या क्या होते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। क्लास 9th में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ठीक है, ये बात याद रखना, कभी कभी इस चीज को वाक्य में पूछा जा सकता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हम लोग आगे जो है क्लास जो है जो इसका क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 और 4 में उसको हम और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम जो हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बुझे हुए चूना, जो बुझा हुआ चूना उसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पहला क्वेश्चन पूछा सकता, ये आपका बन गया, ये याद रखना। दूसरा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता कैसे है, तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके तब जो है कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, और इससे बहुत मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, अब इसको आप सूत्र में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है CaOS बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, उसमें जो है HO2 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उससे क्या हो गया, बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ और जो उससे क्या हुआ, ऊष्मा प्राप्त हुआ। तो इस समीकरण को यहाँ दिखाया गया है। तो अगर ये आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड अगर जल के साथ तीव्रता से जो है अब क्रिया करता है तो कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा, तो बुझे हुए चूने प्राप्त होंगे। और बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर के एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो देखना कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिल करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें से कौन है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से और केयरफुली तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है, यहाँ साफ साफ दिया है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, आप लोगों के घरों में किया जाता है। आप साफ साफ यहाँ देखो लिखा हुआ है, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जब हम अपने घरों की पेंटिंग करते हैं तो उसमें हम जो है बुझे हुए चूने का ही उपयोग करते हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। तो कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड जो होता है, जब उसको हम दीवारों पे पोतते जो चूना होता है उसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद प्राप्त हो जाता है। कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। तो आपको बताना होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है तब जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि एक जो है कैसे जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैसे उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या योगदान होता है जो वायु में उपस्थित होती है। ठीक है, अब यही सब कुछ एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसको बहुत अच्छे से हमें याद करने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व हो चाहे यौगिक हो, संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 या 2 से अधिक जब पदार्थ मिल करके एक एकल उत्पाद बनाते हो तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, आगे लिखा है क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को करते हैं। इससे अभिक्रिया जो है क्या हो जाता है, मिश्रण गर्म हो जाता है और जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्मा क्षेपित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे यहाँ सूत्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो उससे जो ऊर्जा निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते और उदाहरण को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, और हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से। और जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, जो है क्या कहते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट से टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये लंबा प्रोसेस होता है, ये हमें याद करना, हमें इसको समझने की जरूरत है। जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं, फिर वो टूट करके ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से मिल करके ऊर्जा उत्पन्न करता है और तब हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन हम आगे क्लास 6 में करेंगे। ठीक है, मतलब अध्याय 6 में जो है हम लोग करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में हम लोग इसको करेंगे। श्वसन के बारे में यहाँ पे डिटेल में आगे बताया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से भी हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो ग्लूकोज में टूटता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तभी हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस चीज को हमें यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, उसी के आगे ये भी दिया हुआ है कि साग सब्जियों जो है वनस्पति द्रव्य का विकसित होकर के कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा क्षेपित अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है। उससे भी ऊर्जा मिलती है, उससे भी हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग वियोजन अर्थात अपघटन अभिक्रिया को जानेंगे कि इसे हम कैसे समझ सकते हैं, क्या होती है। ठीक है, पहले यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रियाकलाप को दिखाया गया है। साइंस में इसी चीज को ऐसे ही दिखा करके समझाने का प्रयास किया जाता है। एनसीईआरटी में तो फेरल सल्फेट क्रिस्टल वाली एक प्रणाली में गर्म करके उसे देखा जा रहा है, तो उसमें एक सूंघने वाली गंध निकल रही है, तो उसी के बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक विघटन या वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसी के बारे में वहाँ पे किया गया था। लिखा है, आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फेट के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, तो जो खतरनाक होती है। ठीक है, तो लिखा है फेरस सल्फेट होता है, उससे ऊष्मा फेरिक
ऑक्साइड बनता है, उसी चीज को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एक एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, गर्म करने पर जो आपका फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है, मतलब वो छोड़ देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ठीक है, इसके उपरांत एक फेरिक ऑक्साइड जो है सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 जो है क्या है, वो गैसें हैं। ठीक है, तो इससे याद क्या हुआ, एक वियोजन अभिक्रिया के द्वारा दो गैसें उत्पन्न हुई हैं। किससे? जो है फेरिक ऑक्साइड से। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना जरूरी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहते हैं, तो चूना कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना हो गया। ठीक है, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट निर्माण में भी होता है। तो सीमेंट निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, पूछा आगे भी जाएगा। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ये भी हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो अगर जो चूना पत्थर होता है उसमें जो ऊष्मा होता है उससे क्या होता है, जो है बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिसको मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग उपचयन और अपचयन क्रिया क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक क्रियाकलाप को यहाँ दिखाया गया है कि कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। तो कैसे होता है उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया। तो ना जो कॉपर होता है उस पर जब कॉपर ऑक्साइड होता है तो एक पतली परत उस पर चढ़ जाती है, उसी चीज को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। तो लिखा है, कॉपर चूर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना होता है? तो बहुत सारे जो कॉपर के बर्तन होते हैं उस पर देखा होगा एक पतली परत चढ़ जाती है। या कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना होता है। तो कॉपर में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई चीजों के लिए वो एक जो है अभिक्रिया का काम करता है और नए नए ऑक्साइड का निर्माण करता है। लिखा है, यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि अगर हम कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो कहना काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हाइड्रोजन के गैस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे लिखा है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है कि उपचयन किसे कहते हैं। तो लिखा है, आप जो है अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी भी अभिक्रिया में, बहुत सिंपल है, जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम अपचयन जो है क्रिया कहते हैं, उसे हम अपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीजन में वृद्धि को हम उपचयन और ऑक्सीजन में ह्रास या कमी को हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये ऑक्सीजन ऑक्साइड से जुड़ा हुआ मामला है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन में वृद्धि को उपचयन जब अभिक्रियाएं होती हैं तब, और अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की अगर मात्रा घट रही है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। इस चीज को हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, आगे लिखा है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? बिल्कुल देखा है और बहुत व्यवहार में देखा है। संक्षारण, जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। तो लिखा हुआ है, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई जो है नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर जो है लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। कभी एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जब लोहे में जंग लगती है तो लोहे का भार कम होता है या अधिक हो जाता है? तो लोहे का भार अधिक हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। तो जो लोहे में जंग लगती है उसको क्या कहते हैं? हम संक्षारण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है, ठीक है। तो लोहे की तरह कुछ अन्य धातुओं में जो परिवर्तन होता है उसको भी संक्षारण कहते हैं, और संक्षारण का उदाहरण ये भी होता है। तो लोहे में जंग लगना भी संक्षारण का उदाहरण है। इसके अलावा क्या है, तो लिखा है, क्या आपने चांदी अथवा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती हैं, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, चाहे चांदी हो पर काला परत चढ़ जाए, चाहे तांबे पर हरी परत चढ़ जाए, या फिर लोहे पर जो है आपका भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण का उदाहरण ही माना जाता है, जो उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ये आपका संक्षारण के संदर्भ में अगर पूछा जाए उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो लोहे की जंग लगना, चाहे आपका तांबे की जो है हरी रंग परत चढ़ना, और चाहे आपका जो है चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, सब किसका उदाहरण है, संक्षारण का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अब आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है संक्षारण के कारण, ठीक है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल और लोहे की रेलिंग, जहाज और धातु तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, ठीक है, इसलिए उस पर पेंटिंग की जाती है, पेंट किया जाता है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है, जिसके बारे में हम और अध्याय जो था चैप्टर नंबर 3 में और अच्छे से उसको हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विकृत गंधिका क्या होती है, गंधिता क्या होती है, इसको देख लेते हैं। लिखा है आपका, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। मतलब यह हुआ कि कोई खाद्य तेल अगर हम कहीं भी बहुत लंबे समय तक रखते हैं तो उसका स्वाद क्या होगा और उसकी गंध क्या होती है। तो लिखा है, उपचयित होने पर तेल या वसा जो है विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद या गंध बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे तेल हम दिन तक रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है या उसका जो है गंध बदल जाती है। प्रायः तैलीय अथवा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिआक्सीय जो है कारक मिलाए जाते हैं। अगर मिला देते हैं प्रतिआक्सीय कारक तो वो फिर गंध नहीं होती है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है तथा, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वायुरोधी बर्तन होते हैं अगर उसमें हम खाद्य पदार्थ रखते हैं तो वायु नहीं होती, इसलिए उसमें उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तथा क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटा करके उसमें नाइट्रोजन जैसी कम जो है सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके और चिप्स खराब ना होने पाए। तो जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और नाइट्रोजन गैस क्यों होती है, जिससे उसमें उपचयन की क्रिया कम होती है और चिप्स खराब नहीं होती है। अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगी तो चिप्स जल्दी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें ऑक्साइड बन जाएगा, कोई जो है उसकी गंध अलग हो जाएगी, उसका स्वाद अलग हो जाएगा, इसीलिए उसमें क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैंने क्या क्या सीखा, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद अथवा प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, ये मैंने जाना। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ परमाणु की संख्या समान हो, समीकरण की संतुलित होना आवश्यक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसका भी मैंने उदाहरण आपको बताया था। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रियाओं की विपरीत होती है और वियोजन अभिक्रियाओं में एकल पदार्थ वियोजित होकर के 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। तो याद रखना, जो संयोजन प्रक्रिया होती है वो ठीक उसका क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपित अभिक्रियाएं कहते हैं। तो याद रखना, जब रासायनिक अभिक्रिया कहीं होती है तो उसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये भी हमने आपको बताया था, ठीक है, ये भी उदाहरण आपको समझाया गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसके अलावा
और क्षेपण अभिक्रियाओं से अविलय जो है लवण प्राप्त होते हैं। और अभिक्रियाओं में पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है, और ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने बता दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और लगातार इस चैप्टर अलग अलग मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।